हेल्थ भी बहुत इम्पोर्टेंट है, जीवन में आप करियर में तरक्की करें ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, जीवन में आप अपने स्पिरिचुअल के क्षेत्र में स्पिरिचुअलिज्म के क्षेत्र में आगे बढ़े ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो लाइफ में बैलेंस बहुत जरूरी है कि आप जिंदगी के हर क्षेत्र में तरक्की करें। सो हर हफ्ते एवरी वीक फ्राइडे को 9:30 टू 10:30 हम अपने फील्ड के एक जाने माने एक्सपर्ट से मुलाकात करेंगे, यानी हर अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट जो कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर ऑलरेडी बहुत अच्छे ट्रेनर हैं, कोच हैं, अपने फील्ड में बहुत ज्यादा एक्सेल कर रहे हैं, उनसे हम मुलाकात करेंगे और अलग अलग क्षेत्रों की जानकारी हम लेंगे। और इसी श्रृंखला में आज हमारे बीच में डॉक्टर ताजीन जी यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि उनकी अगर जर्नी के बारे में आप देखें तो मैं मतलब जब पहली बार उनसे मिला और धीरे धीरे जब मैंने उनके बारे में जाना और उनकी जर्नी के बारे में जाना, मैं बड़ा सरप्राइज रह गया कि कितना स्ट्रगल किया उन्होंने अपनी लाइफ में और आज इतनी बड़ी कामयाबी उनके पास है। इतना स्ट्रगल करने के बाद आज न सिर्फ वो कामयाब हैं, बल्कि वो हजारों लोगों की मदद कर रही हैं कि वो भी कामयाब हो जाए। 3 पब्लिकेशन हाउस की वो ऑनर है। मैं संख्या तो ठीक बता रहा हूँ तजीन जी, 3 था कि 4 है? 4। सो एक मिनट, यूट्यूब लाइव अभी एक मिनट। हाँ, नाउ आई थिंक कि हम लाइव हैं। चलिए, कोई भी साथी YouTube पर जो भी कनेक्टेड हैं वो जरूर से बताएंगे, क्योंकि हाँ ओके ठीक है। सो 4 पब्लिकेशन हाउस की वो ऑनर हैं और इसके अलावा वो NLP की कोच हैं। और मैं अगर आपको उनकी जर्नी के बारे में थोड़ी सी जानकारी दूं तो वो कैंसर सर्वाइवर भी हैं। और मैं उनके कुछ पुराने वीडियो देख रहा था उनके इंस्टाग्राम के चैनल पर, तो मैंने देखा कि जब वो उनकी कैंसर की ट्रीटमेंट की जर्नी चल रही थी दौरान में वो इतने ज्यादा एक मिनट थोड़ा YouTube की सेटिंग हमें थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा। एक मिनट, मुझे थोड़ा 1 मिनट का समय दीजिए। YouTube में हम लोग लाइव हो तो गए हैं, बट वीडियो में कुछ चैलेंज है। एक मिनट। चलिए, YouTube का वीडियो मैं चेक करता हूँ। हमारा समय बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम ज्यादा वक्त नहीं लगाएंगे। तो मैं आपको बस शॉर्ट में बता देता हूँ तजीन जी के बारे में कि मैं उनके कुछ पुराने वीडियो देख रहा था इंस्टाग्राम में, और मैंने ये देखा कि जिस समय उनका कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा था, जब उनके सारे बाल जा चुके थे, और उस दौरान भी वो इतनी पॉजिटिव, इतनी एनर्जेटिक, और उन्होंने जो वीडियो उस पीरियड में बनाए हैं तो मैं देखकर हैरान रह गया कि कितने पॉजिटिव माइंडसेट के साथ उन्होंने अपनी पूरी जर्नी को पूरा किया। तो वही एक्सपीरियंस आज वो हमारे बीच में शेयर करेंगी। और मैं तजीन जी का स्वागत करता हूँ बहुत सारी तालियों के बीच में, आप सभी के वार्म वेलकम के बीच में। तजीन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सचिन। एम आई ऑडिबल, प्रॉपर ऑडिबल आवाज आ रही है मेरी? या आपकी आवाज प्रॉपरली आ रही है। और तजीन जी, मैं वाकई में मतलब आपके बारे में थोड़ा तो जानता था, लेकिन आज ही सुबह मैं आपकी जो वीडियो देख रहा था इंस्टाग्राम के, तो मैं हैरान रह गया। मतलब क्या पॉजिटिव तरीके से आपने पूरी जर्नी को पूरा किया, वाकई कमाल है। तो आज हम किस बारे में सीखेंगे तजीन जी? आज हम सीखेंगे, जैसे कि सचिन ने कहा अभी, कि कैंसर की जर्नी में मैंने बहुत पॉजिटिवली लिया उन चीजों को। देखिए, जब आपको कुछ ऐसी बीमारी के बारे में पता चलता है वो जो बहुत अनसर्टेन है कि जिन्हें वेदर यू विल बी अलाइव, आप जिंदा रहेंगे नहीं रहेंगे उसके ऊपर ही एक बड़ा क्वेश्चन मार्क हो जाता है, तो आप एक अलग ही इमोशनल जर्नी से गुजरते हैं। तो मैंने कैसे किया,
वो इमोशंस को मैंने कैसे हैंडल किया और कैसे उस जर्नी को बड़े आराम से निकाला, उसी के बारे में बात करेंगे हम। स्ट्रेंथनिंग ऑफ इमोशनल कोशेंट के बारे में आज हम बात करेंगे, हम अपने इमोशंस को कैसे स्ट्रेंथन कर सकते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। मुझे लगता है कि आज के सेशन में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और मुझे लगता है कि इमोशन के बारे में अगर हम बात करें तो डेल कार्नेगी अपनी किताब लोक व्यवहार में लिखते हैं कि वी ऑल आर इमोशनल, वी आर नॉट लॉजिकल, वी आर इमोशनल। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। सो मंच इज ऑल योर्स, सो प्लीज। थैंक यू सो मच सचिन, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस दिस प्लेटफॉर्म कि आज हम बैठ के कुछ अच्छी बातें करेंगे, कुछ ना कुछ सीखेंगे आज के सेशन में। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थैंक यू कहना चाहूंगी हर पार्टिसिपेंट्स का इसमें जो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सेकेंडली मैं चाहती हूँ कि सब लोग अपने आप को शाबाशी दे, आप लोग आज हमारे बीच में है, इसका मतलब ही यही है। ये सब लोग अपने आप को शाबाशी देते हुए सुने मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, क्योंकि आप लोग सब जुड़े हुए हैं, इसका मतलब ही यही है कि आप कुछ जिंदगी में सीखना चाहते हैं, आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। और पता है जो रिसर्च कहती है वो कहती है कि दुनिया में सिर्फ 20% लोग ऐसे हैं जो अपने में काम करना चाहते हैं। 80% लोग दुनिया में आते हैं और दुनिया से चले जाते हैं। सिर्फ 20% लोग ऐसे होते हैं जो अपने पे काम करते हैं। तो आप लोग सब पूरे पॉपुलेशन का उन 20% में आते हैं जो अपने ऊपर काम करना चाहते हैं। अपने आप में ये बड़ी बात नहीं है क्या? और एक बार अपने को शाबाशी देते हुए अपने लिए जोरदार तालियां बजाए सब लोग कि आप वो 20% में हैं, राइट? थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। मैं सेशन स्टार्ट करने से पहले अपने बारे में थोड़ा सा शेयर करूंगी ताकि आप लोगों को समझ में आए मैं क्या बोलना चाह रही हूँ और वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम। बेसिकली मैं किस जर्नीज को मैंने कैसे कैसे किस तरीके से मैंने अपने जर्नी को निकाला, कैंसर जर्नी को, उसके बारे में थोड़ा सा मैं बताऊंगी आप लोगों को। वैसे आई वाज एन एकेडमिशियन फॉर मोर देन 16 इयर्स। मैं जयपुरिया ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन जो दिल्ली एनसीआर में वन ऑफ द लीडिंग मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, वहां के दिन रह चुकी हूँ। लेकिन एकेडमिक कैरियर में क्या हुआ कि जब आपको एक एडमिन वाला पोजीशन मिल जाता है ना, तो आपका टीचिंग कहीं ना कहीं बैक सीट ले लेता है। आई एम अ पैशनेट टीचर, लेकिन जब वो एडमिन का काम ज्यादा हो गया और टीचिंग का वर्कलोड कम हो गया, कहीं ना कहीं मुझे वो अच्छा नहीं लगने लगा था। मैंने मैनेजमेंट से बात की, लेकिन अल्टीमेटली ये समझ में आया कि एक पोजीशन के बाद आप ज्यादा कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं। तो जब मैनेजमेंट ने मुझे बोला कि और किसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हैं, आप एक बंदे किसी का नाम बताइए, मैं ना किसी को आइडेंटिफाई नहीं कर पाई कि किसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जा सकता है। तो मैनेजमेंट ने भी यही कहा, यही हमारी भी दुविधा है मैम, अब आप समझ रहे हो। तो मैं ये समझ चुकी थी कि अब कुछ नहीं हो सकता, मुझे एडमिन रोल मिलेगा ही मिलेगा। तो अल्टीमेटली जनवरी 2021 में मैंने एकेडमिक कैरियर को टाटा बाय बाय कह दिया, मैंने रिजाइन कर लिया अपने जॉब से। तब तक जैसे सचिन ने बोला, मेरा पब्लिकेशन हाउस साइड बाय साइड बिजनेस चल रहा था। हम लोग लोगों के रिसर्च वर्क को अलग अलग जर्नल्स में पब्लिश करने में हेल्प करते हैं, प्लस 4 इंटरनेशनल पब्लिकेशन हाउस है जिससे कि हम बुक्स पब्लिश करते हैं। तो हमने बोला कि ये साथ में ये बिजनेस को चलाते हैं और साथ में जैसे सचिन ने बोला कि मैं एक न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग ट्रेनर भी हूँ, कोच भी हूँ। ये एनएलपी क्या है इसके बारे में थोड़ा सा मैं बताऊंगी आप लोगों को। तो मैंने सोचा कि फ्रीलांसिंग ये ट्रेनिंग करके मुझे बड़ा मजा आ रहा था, तो ये फ्रीलांसिंग ट्रेनिंग करेंगे, बिजनेस आपके साथ चल ही रहा है, तो जिंदगी सॉर्टेड है। तो जनवरी 2021 में जॉब छोड़ दिया मैंने। मार्च 2021 में मुझे एडवांस स्टेज का कैंसर हो गया। एडवांस स्टेज का मतलब होता है जिसमें कि सर्वाइवल के रेट्स बहुत कम होते हैं, और आजकल डॉक्टर्स ना कुछ छुपाते नहीं है, खुल के बोल देते हैं। तो डॉक्टर्स ने बोला कि आपके जिंदा रहने के चांसेस बहुत कम है। तो ये नहीं कहूंगी कि मैं थ्रू आउट में बहुत स्ट्रांग रही। पहले टाइम लगा उस चीज को समझने में, क्योंकि रोज हॉस्पिटल जाना, रोज टेस्ट करवाना, घंटों हॉस्पिटल में बैठना, कहीं ना कहीं वो फ्रस्ट्रेशन हो रहा था। तो विद इन 1 वीक ट्रीटमेंट, मतलब जब डायग्नोस हुआ उससे 1 वीक तक
थोड़ी सी परेशान रही मैं, क्योंकि रोज हॉस्पिटल जाना, रोज टेस्ट करना। तो एक दिन मैं इतनी परेशान थी कि मैंने सारा रिपोर्ट उठा के ऐसे फेंक दिया और मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मुझे नहीं कराना है ट्रीटमेंट, मैं नहीं करा रही कुछ भी, जो होगा देखा जाएगा। और मैं खूब रोने लग गई। मैं रोई तो मेरे हस्बैंड भी रोए, हम दोनों मिलके बहुत देर तक हम दोनों रोते रहे, क्योंकि दोनों बहुत हेल्पलेस फील कर रहे थे हम, और दोनों खूब रोए। सचिन जी, मैं रोने के बाद कुछ बोल रहे सचिन जी? हाँ, मैं एक मिनट आपको रोक रहा हूँ। ये YouTube में थोड़ा सा हमारा प्रॉब्लम आ गया, तो जो भी हमारे साथी YouTube में कनेक्टेड हैं, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, अभी इसी चैनल पर, जिस चैनल पर आप कनेक्टेड हैं, हम इस लाइव स्ट्रीम को स्टॉप करके दोबारा से लाइव कर रहे हैं। तो आप, क्योंकि इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ टेक्निकल इश्यू आ गया है, तो हम इसको स्टॉप कर रहे हैं और इसी चैनल पर दोबारा से लाइव कर रहे हैं। तो आप कनेक्टेड रहिएगा। एक मिनट। मेरी एक्चुअली टेक्निकल टीम ने मुझे भी इन्फॉर्म किया कि ये प्रॉपरली नहीं आ रहा है, तो हमने इसको स्टॉप किया है और वापस हम लाइव कर रहे हैं। नहीं, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। हो गया ना अभी? हाँ, अभी हो गया, बिल्कुल हो गया। ठीक है, ग्रेट। ये बड़ी बड़ी देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है। टेक्नोलॉजी का ना एडवांटेजेस भी है, छोटे छोटे डिसएडवांटेज है, बट एडवांटेजेस इतने सारे हैं ना, ये थोड़ी थोड़ी ग्लिचेस एक्सेप्टेबल है ना? ओके, चलिए। तो मैं क्या बोल रही थी कि स्टार्टिंग में पहला 1 वीक थोड़ा सा मुश्किल था, क्योंकि वो हॉस्पिटल जाना, टेस्ट करना, घंटों बैठना, वो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग हो रहा था। तो जैसे कि मैंने कहा, एक दिन विद इन द फर्स्ट वीक ही मतलब 5th या 6th डे था जिस दिन से डायग्नोस हुआ था, मैंने सारा रिपोर्ट उठा के फेंक दिया। और मी एंड माय हस्बैंड दोनों खूब रोने लग गए। मैंने बोला मुझे ट्रीटमेंट ही नहीं कराना है, मुझे ये सब नहीं कराना है, आई एम डन, मुझे नहीं करना ये सब। वो भी बहुत हेल्पलेस हो गए कि क्या कर, कैसे कैसे संभाला जाए। तो हम दोनों बहुत देर रोए। रोने के बाद जब थोड़े से शांत हुए हम, मेरा बेटा तब वो 17 साल का था, वो आया मेरे पास, आके मेरे पास शांति से बैठा और उसने एक बात कही मुझसे, जिसने मेरी जिंदगी एक्चुअली बदल दी। उसने मुझसे कहा कि मम्मा, हम आपके साथ खड़े हैं, आपको जब भी सपोर्ट चाहिए आप हमें अपने आसपास पाएंगे, लेकिन अल्टीमेटली ये आपकी जर्नी है, ये आपका जंग है, ये आपको लड़ना है। और कुछ ऐसा सोचो, कुछ ऐसा पर्पस लाओ लाइफ में, जिसके वजह से आप ये पूरी जंग जीतना चाहोगे। और क्या ऐसा जुनून है जो वो पर्पस आपको वो इग्नाइट करेगा कि आप अपने ये पूरी कैंसर जर्नी हंसते खेलते हुए निकाल। वो पर्पस ढूंढो जिसके वो जील आएगा आपको जीने का। वो गया, तब मैं बैठी और मैंने सोचा कि ये 17 साल का बच्चा कितनी बड़ी बात कह के गया कि अल्टीमेटली जंग तो मुझे लेना है, और क्यों मैं जीना चाहती हूँ, मुझे वो पर्पस ढूंढना है। उसके बाद मैंने सोचा कि ये न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग शायद भगवान ने मुझे इसीलिए सिखाया। 2018 में मैंने एनएलपी की ट्रेनिंग ली। पहले मैंने खुद पे ट्रेन किया, खुद पे काफी चेंजेस देखा, फिर मैंने अपने बेटे पे किया। बेटे की कहानी ऐसी है कि प्री बोर्ड्स में, 10th के प्री बोर्ड्स में उसके 46% आए थे, और मैं उस टाइम एक लीडिंग मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की डीन थी। तो 46% मैं हजम नहीं कर पा रही थी। तो मैंने उससे पूछा कि बेटा, ये पिछले 5-6 महीने में आपने कुछ मेरे में चेंजेस देखे हैं? उसने बोला हाँ मम्मा, देखा है। मैंने बोला कुछ ऐसे टेक्निक्स है जिसने शायद आपको आपके एकेडमिक्स में भी हेल्प करेगा, डू यू वांट टू लर्न दोस टेक्निक्स? उसने बोला कि 46% है, उसके अब तो मैं कुछ भी करूंगा। फिर जनवरी एंड में प्री बोर्ड का रिजल्ट आया था, फरवरी का महीना हमारे पास था, मार्च फर्स्ट वीक से उसके बोर्ड्स के एग्जाम थे। तो फरवरी के महीने में हमने ये टेक्निक्स किए। अल्टीमेटली उसका जब रिजल्ट आया वो 86% लाया। तो
मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस आया इन टेक्निक्स पे कि ये काम करते हैं, क्योंकि मैं कॉलेज की डीन थी, मैंने मैनेजमेंट से बात की और मैंने बच्चों के फ्री सेशंस लेने शुरू कर दिए एनएलपी में। तो धीरे धीरे कारवा बनता गया, रिजल्ट्स आने लग गए, कॉलेजेस को पता चलने लग गया मेरे बारे में, मुझे सेशंस मिलने लग गए। तो दिस बिकेम माय साइड बिजनेस, फ्रीलांसिंग मैं करने लग गई थी। उसी से हिम्मत मेरी थी कि 2021 जनवरी में जॉब छोड़ दूं मैं। लेकिन जब ये हुआ और जिस दिन मैंने बेटे ने ये चीजें मुझे बोली, मार्च 2021 की बात है ये, तब मैंने रियलाइज किया कि मुझे तो मालूम है अपने न्यूरॉन से कैसे बात करते हैं। अब हम समझते हैं ये एनएलपी होता क्या है। एनएलपी का फुल फॉर्म है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। हमारे बॉडी में बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स है, ये हम सब जानते हैं, राइट? और ये न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन को इंस्ट्रक्ट करती है हमें क्या करना है। अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ, अगर मैं अपना हाथ ऐसे मूवमेंट कर रही हूँ, अल्टीमेटली ये मेरे न्यूरॉन्स मेरे ब्रेन को इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि मुझे अपने हाथ ऐसे मूवमेंट करना है, राइट? सो अगर मैं ये न्यूरॉन्स का लैंग्वेज जानती हूँ, उनकी भाषा जानती हूँ, तो उनसे उसी लैंग्वेज में जो वो समझते हैं वैसे ही मैं बात कर सकती हूँ। अल्टीमेटली क्या होगा, न्यूरॉन्स मेरे ब्रेन को वही इंस्ट्रक्ट करेंगे जो मैं चाहती हूँ, है ना? अगर हम इसको ऐसे समझे, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को अगर आप इंग्लिश में टाइप करोगे तो वो प्रोग्राम रन नहीं करेगा। आपको किस में टाइप करना पड़ेगा? कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, राइट? सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, ऐसा कोई लैंग्वेज में टाइप करोगे आप, तब जाके वो प्रोग्राम चलेगा। वैसे ही अगर हम अपने न्यूरॉन्स की भाषा को समझे तो क्या होगा कि हम उसी भाषा में उनसे बात करेंगे जो वो समझते हैं। अल्टीमेटली हम अपनी जिंदगी वैसे ही लीड कर सकते हैं जैसे हम चाहते हैं, राइट? यही काम मैंने अपनी कैंसर जर्नी में किया। चलिए थोड़ा सा देखते हैं मेरी कैंसर जर्नी को। सचिन, आई थिंक आई कैन शेयर द स्क्रीन, राइट? या यू कैन। ओके, मुझे एक बार चैट बॉक्स में यहाँ थम्स अप दिखा दीजिए कि आप लोग को दिख रहा है स्क्रीन में। ग्रेट, ठीक है, ओके। अब कैंसर की जर्नी में क्या होता है कि एक ट्रीटमेंट होता है जिसका नाम है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी क्या करता है कि आपके जितने बॉडी के ग्रोइंग सेल्स है ना, उन सबको मार देता है। सबसे पहला आपको साइड इफेक्ट जो दिखता है, आपके बाल झड़ जाते हैं, क्योंकि बाल एक ग्रोइंग सेल होता है, उस पे काम करता है, वो डेड हो जाता है वो सेल्स, और वो बाल आपके झड़ने लग जाते हैं। मुझे मालूम था कि मैं टकली होने वाली हूँ कीमोथेरेपी के बाद। ये फोटो उस दिन की है जिस दिन मैं कीमोथेरेपी से एक दिन पहले। अब आई वाज श्योर कि मुझे बाल बिल्कुल शॉर्ट कर देने हैं, और ये एक वैसा फेज था जब ये मेरे शोल्डर लेंथ हेयर थे, मैंने कैरेटिन ट्रीटमेंट करा रखा था, और मैं आई वाज टोटली इन लव विद माय हेयर। मैं अपने बालों को बहुत फ्लॉन्ट करती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था। ट्रीटमेंट के बाद ना बाल एकदम सिल्की हो गए थे मेरे, ज्यादातर बाल ऐसे शॉर्ट रहते थे। मैंने बहुत मेहनत से बाल लंबे किए थे, और उसको कैरेटिन ट्रीटमेंट के बाद मैं बड़ी खुश होती थी। तो इनिशियली ये थोड़ा मुश्किल फेज था, जब एनी लेडी के लिए ये सोचना कि उसके बाल झड़ने वाले हैं, वो टकली होने वाली है, वो एक्सेप्ट करना अपने आप में थोड़ा सा मुश्किल होता है। मैं भी कोई अनोखी नहीं थी, मेरे लिए भी वो मुश्किल था। सो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, मैं इमोशनल हो जाती हूँ, थोड़ा सा ज्यादा बोलती हूँ इसके बारे में। तो अब क्या करना था मुझे कि ये बाल लंबे थे, मुझे मालूम था ये बाल जाने वाले, तो मैंने डिसाइड किया ये बाल मैं बिल्कुल शॉर्ट कर दूंगी, बिल्कुल शॉर्ट कट करने जाऊंगी। तो मैं सैलून में गई, ये मेरा बेटा था मेरे साथ, अभी भी देख रहे हैं आप बाल कितने सुंदर लग रहे हैं मेरे इस फोटो में भी। अब ये मैं थोड़ी इमोशनल होते हुए कि अब बस कटने ही वाला था, तैयारी शुरू हो चुकी थी, मेरे बाल कटने से पहले मैं थोड़ी सी रो रही थी। तो जाहिर सी बात है, दैट वाज एन इमोशनल फेज। देन फिर मैंने अपने आप को, अपने इमोशंस को फिर काबू किया, काबू करके फिर मैंने फिर से स्माइल किया। अब यहाँ पे बात आती है कि स्ट्रेंथनिंग ऑफ इमोशंस। आपको पता होता है कि आप इमोशनल हो रहे हो, लेकिन उस इमोशन को आप अपनी स्ट्रेंथ कैसे बनाओ, ये बहुत जरूरी है।
अब मुझे मालूम था बाल शॉर्ट होने वाले हैं, मुझे कुछ ऐसा ढूंढना था जिससे कि मैं उस इमोशन को कोप अप कर पाऊं। मैंने क्या किया पता है? मैंने ये काम किया। जब मैं बाल शॉर्ट कर रही थी, मैंने बोला मेरा एक टैटू बना दो। एकेडमिशियन थी, कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि ऐसा कुछ स्ट्रॉन्ग या बोल्ड डिसीजन मैं लूंगी कि मैं हेयर टैटू बना दूं। लेकिन उस टाइम पे मैंने बोला मुझे इमोशंस पे काबू करना है, तो मुझे ऐसा कुछ करना पड़ेगा which gives me something to look forward, कुछ ऐसा हो जो मैं मुझे अच्छा लगे, एक फील गुड फैक्टर हो। तो मैंने ये टैटू बनवाया। ये मेरा हेयर ड्रेसर था शाहबाज। ये हमेशा से मेरा हेयर ड्रेसर, उसी ने मेरा केराटिन ट्रीटमेंट किया था। थोड़ा सा इमोशनल हो गया था उस दिन, बट वो खुश था कि उसको ये आर्ट करने को मिला। सेकंड पिक्चर ये है मेरा कीमो का पहला दिन। फर्स्ट कीमो इस दिन मुझे दिया गया था। अब कीमो डालने से पहले क्या करते हैं, एक कीमो पोर्ट लगाते हैं, ऑप्शनल होता है, बाद में थोड़ा सा आसान हो जाता है। और इट वाज अ प्रॉपर ऑपरेशन, एक प्रॉपर ओटी में ऑपरेशन होता है, उसमें कीमो पोर्ट इंसर्ट किया जाता है। प्रॉपर ऑपरेशन हुआ, कीमो पोर्ट इंसर्ट हुआ। मेरे डॉक्टर ने पूछा आज ही तुम कीमो लेना चाहती हो, तुम श्योर हो? मेरे हस्बैंड बार बार बोलने लगे थे कि आज रहने दो, कल ले लेना, परसों ले लेना, आज ऑपरेशन हुआ है, ऑलरेडी पेन में हो, कीमो आज ही लोगी। मैंने बोला ये हॉस्पिटल आना मुझे बार बार अच्छा नहीं लगता है, एक और विजिट में इंक्रीज नहीं करना चाहती हूँ, आज ही मुझे कीमो दो। मेरी डॉक्टर आज तक मुझे उस चीज के लिए बोलती है कि मैंने हार्डली किसी को ऐसा देखा है जो एकदम कच्चा है तुम्हारा घाव, उसी में तुम कीमो ले रही हो। बट दिस वाज द डे। वैसे कीमो आपको एक रिक्लाइनर चेयर दिया जाता है, लेकिन क्योंकि उस दिन मेरी सर्जरी हुई थी तो आई वाज गिवन अ प्रिविलेज कि मुझे बेड मिला था। तो ये कीमो हुआ। अब कीमो होने के बाद पहला कीमो लिया। मेरा एक मॉर्निंग रूटीन होता था जहां पे मैं अपना एनएलपी प्राणायाम वगैरह प्रॉपर करती थी। एक फर्स्ट कीमो लेने के बाद वैसे ही मैं प्राणायाम कर रही थी और मैंने हाथ अपने बालों में ऐसे डाला और एकदम से ना एक गुच्छा हाथों में आ गया। तो मैं समझ गई थी कि अब ये जो बचे कुचे बाल है मेरे, ये भी जाने वाले। तो मैंने क्या किया कि मैंने सेम सैलून गई और वहां जाके मैं टकली हो गई। मैंने बोला उस्त्रा चला दो। मैं किसी भी सैलून जा सकती थी, लेकिन मुझे वहीं जाना था, वो मेरा कंफर्ट जोन था, वहीं मैं हमेशा जाती थी। तो मैंने बोला टकली होने के लिए भी मैं उसी सैलून जाऊंगी और मैं टकली हो। वही टोनी एंड गाय, सेम सैलून, और ये मेरा टकलेपन का फोटो है। अब टकली हो गई। अब ये फिर मेरी चुल मची कि अब मैं क्या करूं इस टकलेपन को लेके। खुराफाती दिमाग में था। एक चीज को लेके मैं बहुत क्लियर थी कि विग तो नहीं पहनूंगी मैं, विग मैं नहीं पहनूंगी। लेकिन पहले मुझे भी नहीं समझ में आ रहा था कि टकलेपन को मैं कैसे एक्सेप्ट करूंगी। मैंने कुछ स्कार्फ खरीद रखे थे जिससे मैंने सोचा था कि मैं हेड गियर बनाऊंगी, अलग अलग स्टाइल में हेड गियर कैसे बनाते हैं वो सब मैंने देख के रखा हुआ था, वीडियोस वगैरह देख के रखे हुए थे। लेकिन जब टकले होके खुद को देखा, मैंने बोला नहीं, आई एम कॉन्फिडेंट ना, मैं खुद को कैरी कर सकती हूँ ऐसे। लेकिन खुराफात तो दिमाग में था कि अब इस इमोशन को अगेन कैसे होल्ड करूं, कि ये टकलेपन के इमोशन को कैसे होल्ड करूं। तो नेक्स्ट मैंने काम किया, ये मैंने अपने टकले सर पे हीना टैटू बनाया। ये मेरा हीना टैटू था। एक चीज मैंने अपनी कैंसर जर्नी में समझी कि एक तो आप अपने इमोशंस को आप बिल्कुल कंट्रोल कर सकते हो, सब यहाँ पे होता है आपका। सेकेंडली, आप अपने आप को कैसे देखते हो ना, दुनिया आपको वैसे ही देखना शुरू कर देती है। एक इंसिडेंट हुआ जिसके वजह से मेरा इस पे बिलीव और स्ट्रॉन्ग हो गया। एक मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में मुझे बुलाया गया था एज ए जज, कोई एक इवेंट जज करने के लिए बुलाया था। मेरे साथ मेरी एक को जज थी। अब वो को जज ऐसे नॉर्मल हम बात करने लग गए और मैं बिल्कुल टकली थी, एक भी बाल नहीं था, एकदम टकली थी मैं जब जज करने गई थी इवेंट। तो वो बोलने लग गई कि मैम पता है लास्ट 3-4 महीने में मेरा वेट बढ़ गया है, मुझे पीसीओडी हो गया है, मेरे
थायराइड हो गया है मुझे, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, और वो अपनी प्रॉब्लम बोलती गई। मैंने उसको पूरी अपनी कहानी बोलने दी, उसने पूरा बोला। जब वो खत्म हुई उसके बाद मैंने पूछा, मुझे देख के क्या ऐसा लगता है कि कोई हेल्थ इशू मुझे भी है? उसने मुझे देखा और बोला, नहीं आप तो बिल्कुल हेल्दी लगते हो मैम। मैंने बोला, ये टकला सर देख के तुम्हें कुछ नहीं लग रहा? उसने बोला, नहीं मैम ये एक स्टाइल स्टेटमेंट है जो आप कैरी कर रहे हो, और बिलीव मी आप बहुत स्मार्ट लग रहे हो इस हेयर स्टाइल, इस स्टाइल स्टेटमेंट में। उसने जब ये बात बोली ना, मैंने बोला वाह, तुम्हें लगता है मैं इतनी बोल्ड हूं कि मैं टकली हो जाऊंगी जस्ट टू कैरी अ स्टाइल स्टेटमेंट? लेकिन जब मैंने उसको बताया कि दिस इज व्हाट आई एम गोइंग थ्रू, वो आगे और कुछ नहीं बोल पाई। कुछ दिनों बाद उसका मेरे पास कॉल आता है और वो मुझे बोलती है कि मैम आपने मेरा जीने का पर्सपेक्टिव ही आपने चेंज कर दिया। मैं किन बातों को लेके आपसे कंप्लेन कर रही थी और आप इतने बड़े लड़ाई लड़ रहे हो आप, और उसमें आप हंसते हुए लड़ रहे हो, पता ही लगने नहीं दिया किसी को। लेकिन उस दिन मैंने एक चीज तो रियलाइज की कि आप खुद को कैसे देखते हो ना, दुनिया आपको वैसे ही देखना शुरू कर देती है। तो ये 2-3 पिक और है। मैं शादी अटेंड करती थी ऐसे ही, ये शादी में मैंने डांस भी किया था। मैं जितने फंक्शंस अटेंड किए ऐसे ही जाती थी, कहीं पे अपने आप को मैंने बिल्कुल भी अलग रूप देने की कोशिश नहीं की, जैसा है वैसे ही खुद को एक्सेप्ट किया। उससे आपकी अगेन इमोशनली ना आप इतने स्ट्रांग हो जाते हो ना कि ये छोटी छोटी चीजें आपको इफेक्ट करना छोड़ देती है, राइट? दूसरा एक चीज मैंने रियलाइज किया कि हमारा ये जो माइंड है ना, इतना पावरफुल है। लोग कहते हैं कि कीमो के बाद बिस्तर से उठना मुश्किल हो जाता है। ये आप देखेंगे, ये दिसंबर के महीने में -2 डिग्री था। चक्राता में टाइगर वाटरफॉल्स है जो कि अराउंड 13 किलोमीटर्स की ट्रैक करके हम उस वाटरफॉल तक पहुंचते हैं। ये पिक्चर मैंने कीमोथेरेपी के दौरान की है। मेरा कीमोथेरेपी तब चल रहा था। कीमोथेरेपी में अगर मैं 13 किलोमीटर अपहिल -2 डिग्री टेम्परेचर में ट्रैक कर सकती हूँ, तो कोई भी कुछ भी कर सकता है, राइट? हमारा ये जो माइंड है ना, इतना पावरफुल होता है कि हम जो चाहे वो हम कर सकते हैं। बस हमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग करके चलना होता है, दैट्स इट। हम अपने आप को ही ना कहीं वीक कर देते हैं, जिसकी वजह से सारी परेशानियां हमें होनी शुरू हो जाती है। दूसरा एक चीज मैंने कीमोथेरेपी के दौरान और एक चीज की, वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। देख पा रहे हैं आप लोग? डॉक्टर ओके दिख रहा है स्क्रीन पे? एक्सीलेंट, सुपर। सो दिस, ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, अच्छा सुन लीजिए। आवाज भी आ रही है ना? ओके डॉक्टर ओके? हाँ जी, आ रही है। आवाज नहीं आ रही वीडियो में, आपको आवाज कनेक्ट करनी पड़ेगी। वीडियो की आवाज नहीं आई? हाँ, वीडियो की आवाज नहीं है। ओके, एक बार मैं चेक कर लेती हूँ। हाँ, ओके। थैंक यू अजय, ड्रीम कम ट्रू। अच्छे से करा देना, एक्स्ट्रा दे दूंगी मैं तुम्हें। यहाँ देखिएगा। Hello guys. Hi! It's an amazing experience, guys. All over the world. ये तजी जी को अपने आप को म्यूट कर लीजिए। ओके, ठीक है। ये भी मैंने कीमोथेरेपी के दौरान ही किया। अगर मैं कर सकती हूँ, ये पैराग्लाइडिंग था जो अभी आप लोगों ने वीडियो देखा। पैराग्लाइडिंग में एक चीज मैंने देखा कि ना
दौड़ के जाना होता है और अच्छा खासा ऊपर हाइट से आपको जंप करना होता है। तो मेरे आजू बाजू देख रही थी बहुत यंगस्टर्स, 20-25 साल के बच्चे जा रहे थे और कूदने से पहले रुक जाते थे। इतना डर लगता था उनको, किसी का घुटना छिल रहा है, किसी का हाथ छिल रहा है, किसी के जीन्स फट रहे हैं। लेकिन जब मुझे बोला गया, मैं दौड़ी और एकदम से कूद गई। और ये एकदम कूदने के बाद वाला ही वीडियो है जो आप लोगों ने देखा। तो मैंने रियलाइज किया कि जो ये डर है ना, वो मेरे दिमाग से निकल चुका था। और मेरा बर्थडे था जिसमें मैंने ये पैराग्लाइडिंग की। जाते वक्त मैंने हस्बैंड को बोला भी नहीं था हम कहाँ जा रहे हैं, मैंने सिर्फ इतना बोला था बीर जा रहे हैं घूमने के लिए, क्योंकि मैं पहले ही बोल रही थी पैराग्लाइडिंग। वो बोले कि पागल हो। वहां जाके जब बोला, ही वाज डेफिनेटली सपोर्टिव। वो गए मेरे साथ ऊपर तक जब तक मैं कूदी नहीं। सो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज, हम यहाँ से इतने स्ट्रांग है ना कि बस हमें अपने आप से सीखना है कि यहाँ से हमें स्ट्रांग कैसे होना है। That's it. अगर मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है। और हाँ, NLP ने बहुत बहुत मुझे हेल्प किया। राइट? चलिए अब हम कुछ एक्टिविटीज करेंगे। लेट मी गैलरी व्यू में आ जाती हूँ मैं, मुझे सब दिखने चाहिए। कैन आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज टर्न ऑन देयर वीडियोस। जितने लोग वीडियोस टर्न ऑन कर पाए, थैंक यू, थैंक यू। क्योंकि छोटे छोटे एक्टिविटीज करेंगे, उसके लिए ना आई वॉन्ट टू सी यू ऑल। मुझे आप लोग दिखोगे तो मेरे लिए ज्यादा बेटर होगा। थोड़ी देर के लिए लेट्स टर्न ऑन द वीडियो। ओके फाइन। व्हाट आई वॉन्ट यू ऑल टू डू इज, अपने दोनों हाथ सामने रखें और झाड़े, जस्ट झाड़े अच्छे से। इफ यू कैन सी मी, यस, जस्ट शेक इट ऑफ अच्छे से। शेक इट ऑफ, शेक इट ऑफ। जब तक दर्द ना हो थोड़ा सा झाड़ते रहे। एंड व्हेनेवर यू फील लाइक कि अब बस हो गया, अब नहीं हो रहा है, हथेली खुली हुई, पाम्स ओपन आसमान की तरफ अपने थाइस पे रख लीजिए। अपने थाइस पे रख लीजिए और आईज क्लोज कर लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए, आईज क्लोज कर लीजिए और अपनी हथेली की झंझनाहट को महसूस कीजिए। आंखें बंद कर लीजिए सब। हाथ थाइस पे रख ले अपने और अपनी हथेली की झंझनाहट को फील करें। जब तक वो झंझनाहट फील हो रही है, फील होने दीजिए। और ये फील कीजिए कि अपनी बॉडी में जितने भी निगेटिव इमोशंस हैं, ये झंझनाहट के जरिए बाहर निकल रहा है आपकी बॉडी से। जितने भी निगेटिव इमोशंस हैं, ये झंझनाहट के जरिए बॉडी से आपकी बाहर निकल रही है। थोड़ा सा फील कीजिए इस चीज को। और अपनी ब्रीदिंग में फोकस कीजिए। आप सांस लेते वक्त पेट आपका बाहर जा रहा है, सांस छोड़ते वक्त पेट अंदर जा रहा है। अपनी स्टमक को एक बलून की तरह इमेजिन कीजिए। जब सांस हवा भरते हैं, बलून गुब्बारा फूल जाता है, राइट? वैसे ही आपका पेट फूल रहा है। थोड़ा ध्यान अपने ब्रीदिंग पैटर्न पे और मूवमेंट ऑफ योर स्टमक पे लेके जाए। सांस ले रहे हैं, पेट बाहर, सांस छोड़ रहे हैं, पेट अंदर। पूरे स्टमक के मूवमेंट पे लेके जाए ध्यान अपना। फिर अपना ध्यान जो भी आवाजें आपको सुनाई दे रही है उसकी तरफ लेके जाएं। आजू बाजू आपको क्या आवाजें सुनाई दे रहा है उसकी तरफ लेके जाएं। और धीरे धीरे करके अपनी आंखें आप खोल लें। राइट? ये एक बहुत इजी तरीका है हमारे इमोशंस को हैंडल करने के लिए। When you do this, आपकी बॉडी एक्टिवेट हो जाती है और जब आप फील करोगे ना वो झंझनाहट से कि जो नेगेटिव इमोशंस जो आपकी बॉडी में है वो निकल रही है। लाइट चली गई है, आ जाएगी 2 मिनट में, तब तक आवाज सुनिए मेरी आप लोग, ठीक है? सो ये बहुत सिंपल इजी तरीका है अपनी इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए। दूसरा जो मैंने ब्रीदिंग बोला,
डीप ब्रीदिंग धीरे धीरे करके। आज सेशन में इतना टाइम नहीं है कि मैं प्रॉपर आप लोगों को ब्रीदिंग करवाऊं। मे बी इन फ्यूचर वी कैन होल्ड डिफरेंट सेशंस ऑन दिस। लेकिन ये ब्रीदिंग करते वक्त ना आप अगर अपने स्टमक की मूवमेंट को फील करेंगे ना तो बहुत इजीली आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाएंगे। दैट इज माय एक्सपीरियंस। ये मेरा, मैं आज जो भी शेयर कर रही हूँ मैं बिल्कुल अपने एक्सपीरियंसेस ही शेयर कर रही हूँ आप लोगों से। ओके एक छोटा सा एक्टिविटी और करते हैं। कैन आई आस्क यू ऑल टू स्टैंड अप प्लीज? खड़े हो जाए सब लोग प्लीज। जहां भी हैं आप लोग सब खड़े हो जाए। राइट अभी हम सीखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन हमारी लाइफ में कैसे काम करती है इसके बारे में हम थोड़ा सा सीखेंगे अभी। दोनों हाथों को सामने रखेंगे, ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट दोनों हाथों को सामने रखेंगे और अपर बॉडी को पीछे की तरफ घुमाएंगे। सिर्फ अपर बॉडी को पीछे की तरफ घुमाएंगे। हाँ, और कहां तक हाथ जा रहा है वो पॉइंट मार्क कर दें। सिर्फ अपर बॉडी को पीछे की तरफ घुमाएं। सुशांत जी नहीं नहीं नहीं, पूरा ऐसे घूमना है, पूरा ऐसे घूमना है, ऐसे। राइट, बिल्कुल बिल्कुल। हाथ कहां तक जा रहा है उस पॉइंट को सिर्फ नोट कर ले सब लोग। हाथ कहां तक जा रहा है, बस नॉर्मल आ जाए, नॉर्मल आ जाए, नॉर्मल आ जाए, नॉर्मल आ जाए। ओके ओके, हाथ नीचे रख ले, हाथ नीचे रख ले। अब सब लोग सावधान की पोजीशन में आ जाए। हाथ क्रॉस नहीं रखेंगे, सावधान की पोजीशन में आ जाए, दोनों हाथ साइड में। और अब आंखें बंद कर लेंगे, आंखें बंद कर लेंगे। एक गहरी सांस लेंगे, पूरा ध्यान स्टमक पे रखते हुए एक लंबी गहरी सांस लेंगे। पेट बाहर, होल्ड करेंगे, फिर धीरे धीरे करके ब्रीथ आउट। हाथ क्रॉस नहीं रखेंगे, हाथ साइड में रख लेंगे अपने। राइट, आंखें बंद, एक लंबी गहरी और एक सांस लेंगे, पेट बाहर की तरफ निकलते हुए होल्ड करेंगे थोड़ी देर, फिर धीरे धीरे करके ब्रीथ आउट, ब्रीथ आउट। ग्रेट। अभी आपको करना नहीं है, सिर्फ विजुअलाइज करना है, सिर्फ सोचना है कि आपने ये एक्टिविटी दोबारा किया कि दोनों हाथ सामने रखा आपने और वैसे ही आप फिर पीछे घूमे, पीछे घूमे। अब क्या हुआ, आपकी बॉडी इतनी फ्लेक्सिबल हो गई कि घूमते 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 आप 360 डिग्री घूम गए। दोनों हाथ आपने सामने रखा और पीछे की तरफ आप घूमने लगे। और इस बार क्या हुआ, आपकी बॉडी इतनी फ्लेक्सिबल हो गई कि घूमते 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 पूरे 360 डिग्री आप घूम गए। अच्छे से इसको विजुअलाइज कीजिए, बहुत अच्छे से विजुअलाइज कीजिए इसको। ग्रेट। अभी आंखें खोल लेंगे, आंखें खोल लेंगे। अभी आप दोबारा इस एक्टिविटी को करेंगे, आप हकीकत में करेंगे, आंखें खोलते हुए, हाथ बाहर, हाथ बाहर। अब पीछे जाएं, पीछे जाएं जैसे पहले गए थे। अब पीछे देखिए, हाथ कहां तक जा रहा है आपका। पहले जहां गया था वही है या थोड़ा आगे गया? मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए जिनका थोड़ा सा भी हाथ आगे गया। जस्ट टाइप मोर, जस्ट टाइप मोर। आगे गया, मोर मोर मोर। सुपर सुपर, वाओ, मोर, ग्रेट, मोर मोर। राइट, दिस शोज हाउ पावरफुल विजुअलाइजेशन इज। फिर राइट गई, फिर आएगी अभी। ये सिंपल एक्टिविटी हमने की, लेकिन इससे आप लोग को शायद इतना रियल। अमन फिर से करके देख रहा है कि क्या हुआ ये। राइट, सो दैट इज हाउ पावरफुल आवर माइंड इज। हमारा माइंड इतना पावरफुल है कि अगर हम विजुअलाइज ही करते, हमने ज्यादा कुछ नहीं किया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जो लोग क्लैप कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। या सो थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बैठ जाए, सब बैठ जाए। सो ये एक छोटी सी एक्टिविटी थी जिससे हमें ये पता चलता है कि हमारा माइंड कितना पावरफुल है। अगर हम कुछ विजुअलाइज करते हैं तो उसको रियलिटी में भी हम टर्न कर सकते हैं। राइट,
तो अभी जब आप ना थोड़ा सा भी लो फील करें, थोड़ा सा भी इमोशनली अपने आप को वीक फील करें, अपने फ्यूचर को ना बहुत ब्राइट देखना शुरू कर दें। विजुअलाइज करें कि आपका फ्यूचर कितना ब्राइट है। एन नंबर ऑफ टेक्निक्स है जो मैं सिखा सकती हूँ, लेकिन आज 45 मिनट्स ऑलमोस्ट हो चुके हैं, हमारे टाइम नहीं है हमारे पास। कभी ना कभी हम दोबारा जुड़ेंगे और दोबारा ये सारा एक्टिविटीज हम करेंगे, ठीक है। एक लास्ट छोटा सा और एक टेक्निक में बता देती हूँ आप लोगों को, हाउ वी कैन हमारा जो ब्रेन है ना, वो लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन और मिड ब्रेन है। सबको पता है? शो मी योर हैंड्स अगर पता है। राइट, वी नो वी हैव अ लेफ्ट ब्रेन, वी हैव अ राइट ब्रेन एंड वी हैव समथिंग कॉल्ड एज मिड ब्रेन। और ये लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन और मिड ब्रेन बैलेंस में रहना ना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये लेफ्ट ब्रेन, मिड ब्रेन और राइट ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन और मिड ब्रेन का बैलेंस में रहना बहुत जरूरी है। उसके लिए एक बहुत सिंपल सा एक्टिविटी है जो आप लोग अगर करोगे, क्योंकि वन पार्ट ऑफ द माइंड इज लॉजिकल, वन पार्ट ऑफ द माइंड इज इमोशनल। दोनों लॉजिकल और इमोशन को बैलेंस में रखना बहुत जरूरी है। सो एक सिंपल तरीका है हाउ यू कैन एक्टिवेट योर लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन एंड मिड ब्रेन। ब्रश सब करते हैं? हाँ, मॉर्निंग में सब ब्रश करते हैं, ग्रेट। रात को भी सोने से पहले कोई कोई ब्रश करता होगा, सुपर, वी हैव लॉट ऑफ हाइजीनिक पीपल हियर, ग्रेट। सो करना क्या है, जब आप सुबह ब्रश करेंगे ना, कितने लोग राइट हैंडेड है? शो मी योर राइट हैंड, शो मी योर राइट हैंड। कितने लोग लेफ्ट हैंडेड है? शो मी योर लेफ्ट हैंड, ग्रेट। जो लोग राइट हैंडेड है वो लेफ्ट हैंड से ब्रश करेंगे, जो लेफ्ट हैंडेड है वो राइट हैंड से ब्रश करेंगे। क्लियर? क्लियर? शो मी थम्स अप। ओके, सो उससे क्या होगा, क्योंकि मैं राइट हैंडेड हूं, अगर मैं लेफ्ट हैंड से ब्रश कर रही हूँ ना, मैं बड़ी कॉन्शियसली ब्रश करूंगी कि मेरा हाथ कहीं चला ना जाए, दुख कहीं मैं खुद को ना चोट पहुंचा दूं। उससे क्या होगा कि आपके ब्रेन सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगे, लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन और मिड ब्रेन तीनों एक्टिवेट हो जाएंगे, जिससे कि क्या होगा कि आप बड़े बैलेंस रहेंगे। सिंपल तरीका है, कोशिश कीजिए लेफ्ट हैंड से ब्रश करने की, थोड़ी देर कर लीजिए, उसके बाद लगता है कि क्लीन नहीं हो रहा, देन यू कैन यूज योर डोमिनेंट हैंड, ठीक है, लेकिन थोड़ी देर के लिए। और ये प्लीज एटलीस्ट 21 डेज तक कीजिए। 21 डेज के बाद आप अपने आप देखेंगे कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहा है, आप इमोशंस को अच्छे से हैंडल कर पा रहे हैं, आपकी रीजनिंग पावर अच्छी हो रही है, राइट। तो ये 21 डेज तक प्लीज कंटिन्यूअसली ये करेंगे। और आप जब ये ब्रश करेंगे ना, आई होप सबके घर में ब्रश करते वक्त सामने एक मिरर होता है, जनरली होता है। अगर मिरर है तो ब्रश करते हुए अपनी आंखों में देखेंगे उस मिरर में और खुद को बोलेंगे, आई एम इमोशनली स्ट्रॉन्ग, आई एम इमोशनली स्ट्रॉन्ग, आई कैन हैंडल एवरीथिंग, ठीक है। जो भी आप अपने को गुड टॉक, सेल्फ टॉक, अच्छी वाली बातें बोलना चाहेंगे, तो वो मिरर में अपने आंखों में आंखें डाल के ये ब्रश करते वक्त 21 डेज तक कीजिए। यू विल सी लॉट ऑफ चेंजेस इन योर लाइफ, ठीक है। इतना कीजिए, कुछ ना कुछ गजब चेंज लाइफ में जरूर आएगा। और मुझे बोलने का मौका मिलेगा तो आई कैन गो ऑन कंटिन्यूअसली एंड कंटिन्यूअसली। बहुत कुछ है मेरे पास बोलने के लिए, लेकिन हाँ, we have to respect time, so I'll rest my words with this. Thank you all for being here today. मुझे बहुत अच्छा लगा है आप लोगों से ये छोटी छोटी चीजें शेयर करने में, एंड आई होप कि आप लोगों ने भी थोड़ी बहुत कुछ ना कुछ तो इतने टाइम में सीखा होगा। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू सचिन। क्या बात है, एक बार मैं चाहता हूँ कि तजीन जी के लिए और उनकी जर्नी के लिए शानदार क्लैपिंग हो जाए। थैंक यू। सो पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने बहुत सारा इंस्पिरेशन लिया तजीन जी से, जिस तरह से उन्होंने कैंसर का सामना इतने मजबूती के साथ किया, मजबूत इमोशंस के साथ किया। सो अपने प्रैक्टिकल लाइफ के एक्सपीरियंसेस से वो हमें सिखा सकती हैं कि हम जीवन की किसी भी परिस्थिति का सामना उतनी ही मजबूती के साथ कर सकते हैं। जब जीवन की इतनी बड़ी परिस्थिति का सामना मजबूती से किया जा सकता है तो फिर हर परिस्थिति का हमारे सामने तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं आती है, जो भी प्रॉब्लम आती है वो इससे छोटी होती है। सो हम आराम से सामना कर सकते हैं तजीन जी। और मुझे ऐसा लगता है कि समय बहुत कम हो गया आपके लिए, शुरू का तो थोड़ा 2-4-5 मिनट हमारा डिस्टर्बेंस में चला गया टेक्नोलॉजी
ने थोड़ा सा ग्लिच दिया। सो मुझे ऐसा लगता है, कितने लोगों को ये लग रहा है मेरे साथ साथ कि तजीन जी का और भी सेशन होना चाहिए? कितने लोगों को ये लग रहा है? कितने लोगों ने आज बहुत कुछ सीखा? वो एक बार कमेंट में जरूर लिख करके ये बताइएगा। मोर यानी और भी सेशंस आपको इन फ्यूचर चाहिए। आप चाहते हैं कि उनका और भी सेशंस हो ताकि हम अपने इमोशंस को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने की टेक्निक उनसे सीख सकें, अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बना सकें। सो मोर लिख करके बताइए। जो यूट्यूब पर साथी हैं वो यूट्यूब पर लिख कर बताइए, जो जूम पर है वो जूम पर लिख करके बताइए, ताकि हम उन्हें ये दिखा सकें कि लोगों ने कितना ज्यादा उन्हें पसंद किया है और वो दोबारा हमारे को समय देने के लिए तैयार हो जाए। बिकॉज देखिए, उनके वो एक प्रोफेशनल कोच हैं, प्रोफेशनल ट्रेनर हैं, और इसी प्रकार के सेशन के वो एक अच्छी खासी फीस चार्ज करती है और लोग खुशी खुशी देते हैं, क्योंकि लोगों को बेनिफिट होता है। बट ये हमारे रिलेशंस हैं, और ये मैं तजीन जी को इसके लिए दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि ये उनका कंट्रीब्यूशन उन्होंने तय किया कि सोसाइटी के लिए वो ये कंट्रीब्यूशन देंगी कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये सेशन वो हम सभी को दे रही हैं। सो बहुत बहुत शुक्रिया तजीन जी। और यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तजीन जी के सारे सोशल मीडिया के लिंक हमने दे रखे हैं। इंस्टाग्राम के लिंक है वहां पर, फेसबुक के लिंक है। आप अगर उनकी और बहुत सारी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप वहां उस लिंक पर जाकर के उनकी वो सारी वीडियो देख सकते हैं। और इस प्लेटफॉर्म पर भी हम उन्हें बहुत जल्दी वापस बुलाएंगे। देखिए, अभी समय है कि आप अगर उनसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं अपने इमोशंस के बारे में, कहीं कोई भावना आपको परेशान कर रही है, कोई इमोशन आपको डिस्टर्ब कर रहा है, क्योंकि एक बात मेरा बहुत स्ट्रांगली बिलीव है इस बात को लेकर के कि यदि हम अपने इमोशंस को मैनेज करना सीख गए, अगर हमने अपने इमोशन को अपने गोल की दिशा में डायरेक्ट करना सीख लिया, तो हम कमाल कर सकते हैं। हमारे इमोशंस या तो हमें बर्बाद कर सकते हैं और या हमें ऐसा एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान बना सकते हैं जिसकी शायद हमने खुद ने भी कल्पना नहीं की होगी। मैं ठीक बोल रहा हूँ तजीन जी? बिल्कुल, एकदम। तो मतलब अगर आपके कुछ पर्सनल सवाल हैं उनसे, तो आप यहाँ कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि पूछने से तो समय ज्यादा चला जाएगा। कमेंट बॉक्स में अपने सवाल लिखिए ताकि आपके सवाल एक एक करके मैं उनसे पूछ सकूं हमारे समय के अंतर्गत। और चूंकि हमारा शुरुआत का पार्ट थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ था, तो मैं आपको फिर से बता दूं कि ये हमारी एक नई सीरीज है, लाइव 360। तजीन जी, मेरी टीम ने मुझे भी बताया कि एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ पर हुई थी। लाइव 360 जब हमने यूट्यूब पे टाइप किया था लाइव करने के लिए, जो स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर को वहां पर इंस्टॉल कर रहे थे, तो 360 कैमरा वहां पर इंस्टॉल हो गया। 360 व्यू वहां पर इंस्टॉल हो गया। यूट्यूब का एक फीचर होता है 360 व्यू। अच्छा। तो वो जो व्यू है वो पूरा का पूरा राउंड एंड राउंड हो गया, तो हमें कट करके दोबारा से ये नया यूट्यूब लिंक देना पड़ा। और जितने भी साथी जूम पर हैं, आप सभी की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि सचिन अग्रवाल मेरे इस यूट्यूब चैनल पर ये वीडियो, इसकी रिकॉर्डिंग मौजूद है, ये अभी भी लाइव चल रहा है। तो बाद में भी अगर आप दोबारा ये सारी टेक्निक्स को देखना चाहते हैं तो आप वहां पर जाकर उसको देख सकते हैं। और हर फ्राइडे इसी तरह से हमारे बीच में कोई एक बहुत ही बेहतरीन ट्रेनर, अभी आपने देखा होगा कि तजीन जी को क्यों मैं इतनी तारीफ उनकी कर रहा था, क्यों मैं बोल रहा था ये नेशनल और इंटरनेशनल ट्रेनर है, बिकॉज उनकी खुद की जर्नी भी इतनी पावरफुल है और उसको इतनी खूबसूरत तरीके से प्रेजेंट करती है कि बात सीधे दिल में उतर जाती है। थैंक यू। तो चलिए, हर शुक्रवार को हम मिलेंगे रात को 9:30 बजे कुछ ऐसे ही बहुत अच्छे ट्रेनर्स के साथ। तो अभी कुछ सवाल अगर आपके हैं तो आप पूछिए। सुशांत जी और रोहन। भक्ति जी लिख रही हैं कि नहीं, जो भी सवाल अगर है तो आप चैट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि चैट बॉक्स में लिख लीजिए, राइट। पूछने में टाइम ज्यादा लग जाएगा। भक्ति जी लिख रही है, मैं कुछ तब तक कमेंट्स पढ़ते रहता हूँ जब तक आप सवाल लिखते हैं। तो भक्ति जी लिख रही है कि ग्रेट इनिशिएटिव, तो एक अच्छी शुरुआत हमारी हुई है। जी हाँ भक्ति जी, बहुत अच्छी शुरुआत हुई है, और हमारी शुरुआत इतनी धमाकेदार ट्रेनर के साथ हुई है। तजीन जी वाकई में कमाल है। सो विवेक कोहली जी लिखते हैं, आई एम गोइंग टू ब्रश माय टीथ विद अपोजिट हैंड। तो उन्होंने तुरंत ही इम्प्लीमेंट कर दिया, और ये लीडर की निशानी है कि वो जो सीखते हैं उसको तुरंत इम्प्लीमेंट करते हैं। डॉक्टर उमेश खुराना जी लिख रहे हैं, वेरी वेरी इंस्पायरिंग। यहाँ पर यूट्यूब पर भी मुझे कुछ कमेंट दिख रहे हैं, मोर 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 मोर। अच्छा, इतने साथी चाहते हैं कि तजीन जी दोबारा इस प्लेटफॉर्म पर आए। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, बिल्कुल आपका प्यार उन्हें खींच लाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। तो सवाल आने शुरू हो गए हैं। तो यहाँ पर पहला सवाल आया है अमरदीप जी का।
एक बात है, पर्सनल है, पर बहुत तकलीफ होता है अचानक से याद आने पर। कोई पर्सनल बात है उनकी, कोई पर्सनल प्रॉब्लम है उनकी, लेकिन जब भी वो बात याद आती है तो उनको तकलीफ होती है। तजी जी, इस पर आप क्या बोलना चाहती हैं? एक तरीका है जो मैंने किया था, इसमें भी मैं एक छोटा सा शेयर कर देती हूँ, हुआ क्या था, जो इंसिडेंट हुआ था जिससे कि मुझे ये तरीका मिला। दो दो कीमो लेने के बाद ना मेरे लीवर के पैरामीटर्स बहुत अप एंड डाउन हो गए थे। तो डॉक्टर ने कुछ टेस्ट बोले, जो टेस्ट रिपोर्ट्स भी अच्छे नहीं आए थे। तो मुझे ये बोल दिया गया था कि आपका कैंसर लीवर तक फैल चुका है, तो लीवर बायोप्सी होना पड़ेगा, उससे पहले आप ये टेस्ट करवा के आइए। मैं बहुत डिस्टर्ब हो गई थी, तो मैंने एक लाइफ कोच से मैंने बात की। जब मैंने वो लाइफ कोच से बात की, 1 घंटे का मैंने आई थिंक आई पेड समवेयर अराउंड 5000 to 6000, ऑनलाइन ही बात की उनसे। लेकिन उन्होंने मुझे एक के बारे में बताया, लुई हे बोल के है, उनकी किताब है यू कैन हील योरसेल्फ। उस किताब को जब मैंने पढ़ा तब उसमें लिखा हुआ था कि जो ये हम इमोशंस होल्ड करके रखते हैं ना, ये अल्टीमेटली हमारी डिजीजेस तक कन्वर्ट हो जाती है। तो हमें अपने इमोशंस पे काम करना बहुत जरूरी है। तो आप ये इमोशंस पे काम कैसे करें? एक तरीका मैंने देखा, मैंने सीखा उस ड्यूरिंग दैट फेज, कि आप अपनी जो भी इमोशंस है ना, उसको पेपर पे लिखिए, ब्लू कलर या ब्लैक कलर पेन से। सेम इमोशन को लगातार 21 डेज तक लिखिए, और वो इमोशन लिखने के बाद आप उसको दोबारा नहीं पढ़ेंगे। जो भी आपको तकलीफ दे रहा है ना, जिस भी पर्सनल सिचुएशन की आप बात कर रहे हैं, उस इंस्टेंस को आप बार बार लिखिए 21 दिन तक। और जब आप लिखोगे उसको दोबारा नहीं पढ़ोगे, और एक स्पाइरल वाली जो नोटबुक होती है ना, वैसे लीजिए, आप लिखिए, लिखने के बाद उस पेपर को फाड़िए, फाड़ के उसको जला के फ्लश आउट कर दीजिए। आई होप आई एम क्लियर व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। उसको लिखने के बाद दोबारा पढ़ना नहीं है, और लगातार 21 डेज तक सेम इमोशन लिखना है। अगर ऐसा भी हो सकता है ना, 5-6 इंसिडेंसेस हैं जो जिससे हमें बहुत तकलीफ होती है, एक टाइम पे एक ही इंसिडेंस को लेंगे, एक ही इमोशन को लेंगे, 21 डेज तक कंटिन्यूअस उसी इमोशंस को लिखेंगे। ठीक है, आप ये करके देखिए। आपका ये कहना है कि अमनदीप जी, हाँ, आपका ये कहना है कि 21 दिन तक हमें एक ही इमोशंस को रोज लिखना है, और फाइनली वो 21 दिन के अंदर में पूरी तरह से डिलीट हो जाए। एग्जैक्टली, इमोशन कम हो जाएगा, मेमोरी रहेगी। मेमोरी तो हट नहीं सकती है, मेमोरी आपको याद रहेगा वो इंसिडेंट, लेकिन वो जो तकलीफ जैसे लिखा है ना, बहुत तकलीफ होता है अचानक से याद आने पे। तो अचानक से याद आ सकता है आपको, लेकिन उसके साथ जो एसोसिएटेड तकलीफ होता है ना, वो नहीं होगा। एक्सीलेंट। तो अमनदीप जी, मुझे लगता है कि आप इसे करके जरूर देखेंगे, और जो भी रिजल्ट होगा आप जरूर वापस से आकर के इसी वीडियो पर कमेंट के रूप में बताइएगा, ताकि और साथियों को भी इस टेक्निक का फायदा मिल सके। जो यूट्यूब पर साथी हैं, जैसे मनु राम जी हैं, राजश्री यादव जी है, राधेश्याम मेहती जी हैं, डायमंड धवल जी हैं, मनीष बड़के जी है, तो आप लोगों का भी अगर कोई सवाल है तो यूट्यूब भी मेरे सामने ओपन है, तो आप वहाँ यूट्यूब पर भी सवाल लिख सकते हैं। संजोगिता जी लिख रही है कि वेरी गुड आइडिया एंड सेशन सचिन एंड तजीन, बहुत बहुत शुक्रिया संजोगिता जी। सुशांत मेहर जी लिख रहे हैं कि इफ somebody get depressed before 2 years and whenever any problem arise very soon, see he is getting too worried and getting short tempered, how it can be solved? यानी अगर 2 साल पहले कोई प्रॉब्लम उनको आई थी जिसकी वजह से वो डिप्रेस हो गए थे, और अब जब भी वो चीजें याद आती है तो बहुत घबराहट होती है, और वो थोड़ा एग्रेसिव हो जाते हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाते हैं, तो इसको कैसे सॉल्व किया जाए? एक तो आप ना ये डीप ब्रीदिंग जो है वो प्रैक्टिस कीजिए। डीप ब्रीदिंग बहुत काम करता है। सुशांत पूछ रहे हैं ये सवाल, तो सुशांत डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिस कीजिए। अब डीप ब्रीदिंग का तरीका क्या, एक्चुअल तरीका होता है, आप 4 के काउंट तक ब्रीद इन करेंगे, पेट बाहर की तरफ आते हुए, 8 के काउंट तक होल्ड करेंगे आप, और 16 के काउंट तक ब्रीद आउट करेंगे। ठीक है, लेकिन ये स्टार्टिंग में एकदम से 4, 8 और 16 करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो मैं लोगों को बोलती हूँ वो 3, 4 और 6 के काउंट पे करें। 3 काउंट तक सांस ले, होल्ड करें 4 के काउंट तक, और फिर 6 के काउंट तक ब्रीथ आउट करें। और जब आप ब्रीथ आउट कर रहे हैं ना, सांस लिया,
मुंह से छोड़ेंगे, थोड़ा आवाज निकालते हुए, ठीक है। इससे क्या होगा, जो ये टेम्पर वगैरह है ना, इस पे आपको बहुत हद तक कंट्रोल आ जाएगा। डिप्रेशन में भी ये बहुत हेल्प करता है। बहुत सिंपल तरीका है, लेकिन अगेन रेगुलर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप कोई भी चीज करें ना, जैसे मैं और सचिन बार बार ये चीज बोलते रहते हैं, मिनिमम 21 डेज तक करें, और अगर 90 दिन तक आपने कर लिया ना, आपका लाइफस्टाइल बन जाना है, फिर आपको कोई हिला नहीं सकता, ठीक है। इनिशियल 21 डेज तक कीजिए और उसको 90 डेज तक प्लीज लेके जाइए, ठीक है। चलिए, देखिए समय तो हमारा हो गया है, लेकिन इतने सारे सवाल मुझे दिख रहे हैं, लोग काफी एक्साइटेड हैं, तो 2-4 सवाल आज हम ले लेते हैं। बिल्कुल ले सकते हैं। थोड़ा सा विलम्ब हुआ था, तो हम 5-10 मिनट थोड़ा एक्स्ट्रा ले लेते हैं अभी। कविता जी लिख रही है, आई हैव स्टार्टेड रेस्पेक्टिंग यू मोर। सजीन जी आपके लिए है, अच्छे अच्छे कमेंट आ रहे हैं। और भक्ति सावंत जी लिख रहे हैं कि ब्रश ट्वाइस मोर एनर्जी। पवन केरिया जी के पास शायद कोई सवाल आया है, जिसको उन्होंने फॉरवर्ड किया है कि आई एम एन इमोशनल फूल, हाउ कैन आई गेट राइट ऑन इट। तो मुझे ऐसा कई बार लगता है कि मैं शायद बेवकूफी कर रहा हूँ भावनात्मक रूप से, तो मैं कैसे इससे बाहर निकलूं। ये सिर्फ ब्रश करने से ही ना आपका बैलेंस हो जाएगा। रीजनिंग और इमोशनल माइंड बहुत बैलेंस हो जाएगा ब्रश। ये ब्रश और ये ब्रीदिंग आप भी कीजिए, बहुत फर्क दिखेगा आपको। क्या बात है, मुझे लगता है कि इतने कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम का इतना आसान सॉल्यूशन शायद अभी तक किसी ने पहले कभी नहीं बताया। कि आप जो है अपोजिट हैंड से ब्रश करना शुरू कीजिए, और एक बार नहीं बल्कि 2 बार कीजिए, सुबह और रात को दोनों टाइम, और ब्रीदिंग टेक्निक को यूज कीजिए, तो इससे काफी फर्क पड़ेगा। क्या बात है, एक्सीलेंट। सो समीर संगानी जी लिख रहे हैं कि हाउ डू वी इंश्योर द राइट बैलेंस इन इमोशंस व्हेन यू सी incorrect or unethical happening in front of you, while of course you want to guide that opposite person in the right direction. So कैसे आप अपने इमोशंस को प्रॉपर्ली बैलेंस करें कि जब आप अपने सामने गलत होते हुए देख रहे हैं, तो आपके सामने में कोई व्यक्ति है जो बिल्कुल अपोजिट कर रहा है, गलत डायरेक्शन में जा रहा है या गलत कर रहा है, तो आप अपनी भावनाओं को कैसे नियंत्रित करें। जी रजी जी। मेरा अपना पर्सनल जो मैं खुद फॉलो करती हूँ, वो ये है कि 2 चीजें हैं इसमें, मुझे 2 चीजें समझ में आ रही है। एक तो अनएथिकल कुछ हो रहा है, अगर आपको लगता है कि आपके आवाज उठाने से वो अनएथिकल प्रैक्टिसेस में कुछ कंट्रोल हो सकता है, तो बिल्कुल आवाज उठाइए। जो गलत है वो गलत है, वो बोलिए, आप अपने तरीके से बोलिए। दूसरा जो आपने बोला है कि आपको दिख रहा है कि वो सामने वाला जो इंसान है वो एक गलत रास्ते में जा रहा है, उस केस में आप एक बार उसको समझाने की जरूर कोशिश कीजिए। 1 क्या 2 बार 3 बार कोशिश कीजिए, लेकिन 3 बार के बाद भी अगर सामने वाला इंसान बिल्कुल भी नहीं सुनने को तैयार है, फिर आप कितना भी कुछ कर लो ना, आप कुछ नहीं कर सकते हो। फिर आप अपना ही खून खौलाओगे, वो इंसान तो वही करेगा जो उसको करना है। अगर उसको समझना है तो वो पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार बोलने में वो समझ जाएगा। ये मैं अपना प्रैक्टिस फॉलो करती हूँ, क्योंकि रुका तो नहीं जाता है कि दिख रहा है कि वो सामने वाला कुछ गलत कर रहा है, वो गलत डायरेक्शन में जा रहा है, खुद को तो रोक नहीं पाते हैं हम, बोलेंगे जरूर हम, लेकिन वो डिपेंड करता है वो सामने वाला इंसान उस चीज को कैसे ले रहा है। अगर वो एक्सेप्ट कर रहा है तो अच्छी बात है, वो आपके पास दोबारा आएगा, तिबारा आएगा आपसे डायरेक्शन लेने के लिए। लेकिन अगर वो बिल्कुल ही नहीं सुन रहा है, फिर ना आप अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। राइट, आई होप सचिन यू वुड एग्री। बिल्कुल, मैं इसमें कुछ ऐड भी करना चाहूंगा। बिल्कुल। वो जो सामने वाला व्यक्ति है, अगर वो आपका बिल्कुल अपना है, बहुत नजदीकी व्यक्ति है, तो आपको अगर उसे ठीक करना है, अगर आप उसको सही रास्ते पे लाना चाहते हैं, अगर आप उसको वाकई में मदद उसकी करना चाहते हैं, तो आपको करना क्या पड़ेगा कि सबसे पहले उसको मन ही मन में माफ करना पड़ेगा। अगर आप उससे गुस्सा है, अगर आप उससे नाराज है, अगर आप एग्रेसिव हैं, और उसके बाद आप उसको कोई चीज बता रहे हैं, अपना फ्रस्ट्रेशन वहां निकाल रहे हैं या अपनी नाराजगी वहां पर व्यक्त कर रहे हैं, तो उसके मन में एक प्रतिरोध उत्पन्न हो जाएगा, फिर वो आपकी बात को सुनेगा नहीं, बिल्कुल ही नहीं सुनेगा। तो मन ही मन आपको माफ करना पड़ेगा, और देन आपके मन में एक इंटेंशन क्लियर करनी पड़ेगी आपको कि मैं इस व्यक्ति को ये जो गलती इसकी बताने जा रहा हूँ, इस पर्पस से कि ये सुधर जाए, ताकि इसकी जिंदगी में अच्छा हो जाए। मुझे फायदा नुकसान से मतलब नहीं है, लेकिन इसको कम से कम इसका
इमोशंस चेंज हो जाएंगे, आपके एक्सप्रेशंस चेंज हो जाएंगे और वो व्यक्ति भी सुनने के मोड पर आएगा। और ये करने के बाद भी 2-3 बार करने के बाद भी अगर फिर भी वो ना माने तो फिर तजीन जी जो बोल रही हैं कि उसको उसके हाल पर छोड़ देना ही ज्यादा बेहतर होगा। मन ही मन उसके लिए प्रे करते रहिए परमात्मा से। कभी कभी चमत्कार होते हैं, हमारे प्रेयर का भी जवाब आता है, रिप्लाई आता है। सो चलिए, बहुत आई थिंक कि इस प्रॉपर जवाब आपको मिला होगा और बिल्कुल समीर जी आप इसको करके देखिए और जो भी रिजल्ट रहेगा वो फिर जरूर से आप आकर के यहाँ एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगी जो मैंने किया हुआ है। कभी कभी क्योंकि मेरा बेटा 20 साल का है, कभी कभी ना बातें सुनते नहीं है, वो अपनी ही सोच में रहते हैं और उनको लगता है कि वो सही है। उस केस में मैं क्या करती हूँ, मैंने मसारू इमोटो, अगर आप गूगल में डालोगे मसारू इमोटो, MASARU, मसारू EMOTO, ये एक जापानीज साइंटिस्ट है। उन्होंने वाटर के ऊपर काफी स्टडी किया है। उनका कहना है और बहुत रिसर्च हुआ है कि वाटर हैज मेमोरी, पानी में मेमोरी होता है। तो आप जब पानी पीते हो ना, उसको इंटेंशन से पियो। जैसे मैं कैंसर जर्नी में, मेरा सिल्वर का ग्लास है, अभी भी है वो, क्योंकि सिल्वर बॉडी को ठंडा रखता है, कीमो बहुत हीट करता है, इसलिए मैंने सिल्वर के ग्लास से पानी पीती थी। लेकिन जब मैं पीती थी उसको ये इंटेंशन डाल के पीती थी कि मैं हील कर रही। तो मैं बेटे के साथ कभी ऐसे आर्ग्यूमेंट होते हैं तो मैं कुछ बोलती नहीं हूँ। सुबह मेरा एक हमेशा का रिचुअल है, उसका ग्लास का पानी का बॉटल भर के उसको मैं देती हूँ। उस बॉटल में मैं इंटेंशन डाल के देती हूँ कि वो सही रास्ते में जाए। तो ये काम मेरे लिए तो बहुत इफेक्टिव, बहुत रिजल्ट आया है। आप लोग भी इस चीज को ट्राई कर सकते हैं, स्पेशली जैसे सचिन ने बोला है, अपने घर के लोगों को, कि सब कुछ करने के बाद भी आप देख रहे हो कि नहीं हो रहा है कुछ, इन दैट केस पानी में आप इंटेंशन डाल के उस पानी को उनको दीजिए पीने के लिए। क्या बात। सो हमारे कुछ साथी तो बिल्कुल बहुत खुश हो रहे होंगे क्योंकि यही प्रैक्टिस हम लोग पिछले कई महीनों से लगातार रोज सुबह 5 बजे करते हैं। वाओ। पानी में अपनी एनर्जी डाल करके। और जो साथी पहली बार कनेक्ट हुए हैं तो मैं आपको बता दूं कि वाकई में ये टेक्निक बहुत ही जबरदस्त है, कमाल की है। और तजीन जी ने जब इसको खुद ही प्रैक्टिकल करके इतनी बड़ी चैलेंज को सॉर्ट आउट करके देखा हुआ है तो हम सभी को एक बार ट्राई करके जरूर देखना चाहिए। लेकिन कोई भी चीज ट्राई कम से कम 21 दिन लगातार कीजिए। बिल्कुल। आप उसका रिजल्ट अगर देखना चाहते हैं। मैं ठीक बोल रहा हूँ तजीन जी? बिल्कुल बिल्कुल। ये संजोगिता जी भी बोल रही है, दिस इज अ ट्राइड एंड टेस्टेड बाय मी, आई एम डूइंग इट। क्या बात है, सुपर्ब संजोगिता जी, बहुत बढ़िया। यहाँ परमजीत कौर जी आपके लिए अपनी भावनाएं व्यक्त कर रही हैं, मगर वो पंजाबी में व्यक्त कर रही है तो मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, मगर बहुत बहुत शुक्रिया परमजीत जी को। भक्ति जी लिख रही हैं कि हाउ डू यू गेट रीड ऑफ अनवांटेड इमोशंस अराइजिंग रैंडमली। यानी कभी भी अचानक से कोई ऐसी भावनाएं हमारे जीवन में मन में आ जाती है जो हमको नहीं चाहिए। हमको लगता नहीं, हम ऐसे व्यक्ति नहीं है, हमको ये इमोशंस नहीं चाहिए, पर वो आ जाती है तो क्या करें? ये वाला और डीप ब्रीथिंग। चलिए, मुझे लगता है ये सवाल 2-3 जो सवाल आ रहे हैं वो इससे रिलेटेड हैं, सो सबका जवाब वो सेम ही होगा। सेम ही है। पवन जी लिख रहे हैं ग्रेट सेशंस, न्यू लर्निंग्स। यूट्यूब पर भी मेरी नजर है, बट यूट्यूब पर लोग काफी मोर तो लिख रहे हैं, आपका सेशन वो दोबारा चाहते हैं, सवाल नहीं आ रहे वहां पर, तो मैं जूम से ही ले रहा हूँ सवाल। धन्यवाद, मेनी थैंक्स, आपका शुक्रिया, थैंक्स, ग्रेट। बहुत सारे साथी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। चलिए, सो समय भी हमारा हो रहा है तो इसलिए अब हम इसको और लंबा नहीं करेंगे। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ तजीन जी का, जो स्पेशली समय निकाल कर हमारे बीच में आई। और बहुत सारे साथियों के बहुत सारे सवाल अभी भी बाकी हैं, बट समय की एक मर्यादा होती है तो हमें आज तो ये सेशन समाप्त करना पड़ेगा। मगर आप लोगों की इतनी भयंकर डिमांड देख करके मुझे लगता है तजीन जी जरूर से इस पर विचार करेंगी। बिल्कुल। कुछ दिन का समय हमें और दें इस सेशन के लिए। और मैं आप सभी को ये जानकारी दे दूं कि अगले शुक्रवार को रात को 9:30 बजे हम एक अलग टॉपिक पर बात करेंगे। कमल जेशवानी जी जो टेडेक्स स्पीकर भी हैं, इंटरनेशनल ट्रेनर और कोच हैं, तो वो हमारे बीच में होंगे। 28 जून को वो कार्यक्रम होगा, शुक्रवार को रात 9:30 बजे, और उसमें वो बात करेंगे फाइनेंस के ऊपर में। टॉपिक कल उनका डिक्लेयर हो जाएगा, कल उनकी वीडियोस वगैरह, प्रमोशनल वीडियोस वगैरह भी आ जाएंगी। क्या टॉपिक है वो भी कल आ जाएगा, तो आप बिल्कुल नजर रखिएगा। और अगर किसी ने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब आप कर लीजिए, ताकि इस तरीके की वंडरफुल लर्निंग्स आपसे मिस ना हो।
तो वंस अगेन तजीन जी को मैं दिल से एक बार शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और हम सभी एक बार शानदार क्लैपिंग के साथ उनका शुक्रिया अदा करें, उन्हें धन्यवाद दें कि उन्होंने जो जानकारियां दी हैं उससे हमारे जीवन में बहुत